हेलो लर्नर्स, आ गए आप लोग। अगर आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है सबसे इजी तरीका आपकी किताब की हर एक परेशानी का। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स समझने से पहले हम एक टर्म समझते हैं, फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, a number or algebraic expression that divides another number or algebraic expression completely, leaving remainder 0. जब हमने रिमाइंडर थ्योरम का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था, उसमें बताया था कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। वहाँ पे हमने बहुत छोटे फॉर्म में देखा था कि फैक्टर क्या है। यहाँ पे हम थोड़ा सा उसका ब्रॉड वे देखेंगे कि फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले एक हम रियल नंबर लेते हैं। पहले आपको समझाते हैं कि फैक्टर है क्या, फिर डेफिनेशन से आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो एक नंबर लिया 15 ये एक रियल नंबर है। अगर हम 15 का एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा? 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, यहाँ पे क्या बात बोली गई है? अ नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स अनदर नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीटली। यानी कि 15 को एक ऐसा नंबर चाहिए जो उसे कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो अगर हम यहाँ पर 1 से 15 को डिवाइड करें तो क्या वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? 1 से तो जितने भी रियल नंबर होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि 1 इज फैक्टर ऑफ 15। 1 इज फैक्टर ऑफ 15। दूसरी बात हम देखते हैं, क्या 3 15 को कंप्लीटली डिवाइड करता है? अगर हम डिवाइड करके देखें तो 3 5 ज़ा 15 होता है और रिमाइंडर क्या होता है? यहाँ पर 0 होता है। इसलिए हम यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 3 इज फैक्टर ऑफ 15। नेक्स्ट बात क्या आती है, क्या 5 भी 15 को कंप्लीटली डिवाइड करता है? तो हम देखते हैं कि 5 भी 15 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। 5 3 ज़ा 15, तो 5 भी क्या हो गया? फैक्टर हो गया। 5 इज फैक्टर ऑफ 15। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात आती है, क्या 15 को कंप्लीटली डिवाइड करता है? तो 15 1 ज़ा 15 भी होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 15 भी 15 का एक फैक्टर होगा। अब आपने देखा कि आपको यहाँ पर 4 फैक्टर मिल गए, 1 3 5 एंड 15। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमें ये फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत क्या है। अभी आपको ये रियल नंबर में दिख रहा है, तो आपने यहाँ पर एलसीएम निकाला और इसकी पॉसिबिलिटीज़ देख ली कि 15 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा नंबर्स पे वर्क किया और 15 के हमें फैक्टर्स निकल कर आ गए, जिनसे रिमाइंडर 0 मिलता है। लेकिन अगर यही बात पॉलिनोमियल्स पर हो तो हम क्या कह सकते हैं? पॉलिनोमियल्स पे हमें निकालने के लिए उसे लॉन्ग डिवीजन से परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग डिवीजन का भी एक रास्ता निकाला गया था। क्या था वो? रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती थी कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x है और उसका जो कोशेंट है वो q ऑफ x है और जो डिवाइजर है वो x माइनस a है और रिमाइंडर r है, तब क्या होता था कि अगर x की जगह पर a वैल्यू रख दी जाए, x की जगह पर a वैल्यू पुट कर दी जाए, तब क्या होता था? p ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस a होने की वजह से ये यहाँ पर a माइनस a करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाता था प्लस r। तो यहाँ पर ये p ऑफ a की वैल्यू क्या निकल के आती थी? r। तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन निकालते थे
कि रिमाइंडर की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, p ऑफ a के इक्वल होती थी। यानी कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट क्या किया गया हो, ऐड किया गया हो, सब्ट्रैक्ट किया गया हो या मल्टीप्लाई किया गया हो, तो जो भी वो वैल्यू आती है, ठीक है, उसे सॉल्व करने के बाद जीरो से इक्वल करने के बाद, ये नहीं कह सकते कि ऐड सब्ट्रैक्ट, मतलब कि उसे जीरो से इक्वल करने के बाद, जैसे यहाँ पर x माइनस ए को जब हम जीरो के इक्वल करते थे तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आती थी a। तो जीरो के इक्वल करने पर जो भी वैल्यू निकल के आती थी उस वैल्यू को अगर उस पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो हमें रिमाइंडर निकल के आ जाता था। लेकिन यहाँ फैक्टर में क्या कहा गया है कि रिमाइंडर जीरो हो। अब अगर रिमाइंडर जीरो होगा तो क्या कहा जा सकता है, यहाँ पर अगर r की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या ये बात नहीं कही जा सकती कि p ऑफ a भी जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि r की वैल्यू जीरो हो गई तो p ऑफ a जीरो हो गया। तो इससे एक बात ये यहाँ पर समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपको फैक्टर समझ में आए। अब आपने देखा कि क्या है, अ नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स अनदर नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीटली लीविंग रिमाइंडर जीरो। तो आपको फैक्टर की बात समझ में आ गई कि कोई भी नंबर हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, अगर किसी भी नंबर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो वो क्या होता है, फैक्टर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फैक्टर थ्योरम की। स्टेटमेंट क्या है पहले समझते हैं। इफ p ऑफ x is a polynomial of degree n is greater than or equal to 1 and a is any real number, then x minus a is factor of px if p of a is equal to 0। क्या बात बोली गई है कि जैसे अभी एक रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट था, क्या था, p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, x माइनस a और q ऑफ x, और क्या कहा गया था कि ये रिमाइंडर। यहाँ पर क्या बोला गया है कि px एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर ये px पॉलिनोमियल हो गया जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए या 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। एंड a इज एनी रियल नंबर, a यहाँ पर एक रियल नंबर है। देन x माइनस a इज अ फैक्टर, लेकिन किस कंडीशन में, जब p ऑफ a क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब p ऑफ a जीरो के इक्वल कब होता था, p ऑफ a जीरो के इक्वल तब होता था जब हमारा रिमाइंडर जीरो होता था। अब जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो आप ये बात कह सकते हो कि x माइनस a जो होगा वो p ऑफ x का फैक्टर होगा। कैसे फैक्टर होगा, जैसे अभी हमने बात देखी थी 15 पर, एक नंबर देखा था तो हम उसको क्या लिख सकते थे, 3 इंटू 5 लिख सकते थे। क्या वहां पर रिमाइंडर था, वहां पर रिमाइंडर की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। तो हम यहाँ से कह सकते थे कि 3 जो है 15 का फैक्टर है और 5 जो है वो 15 का फैक्टर है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो x माइनस a होगा वो p ऑफ x का फैक्टर होगा जब रिमाइंडर की वैल्यू जीरो होगी। इसी के अपोजिट क्या कह सकते हैं कि p ऑफ a अगर जीरो के इक्वल है तो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। पहली बात क्या बोली गई है कि x माइनस a अगर फैक्टर है p ऑफ x का तो p ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। जैसे यहाँ पर बोला गया था कि अगर p ऑफ a की वैल्यू जीरो है तो x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर होगा, और यहाँ पे उसका अपोजिट बोल दिया गया है कि अगर x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर है तो p ऑफ a की वैल्यू जीरो होगी। आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर चुके हो। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं और कहते हैं कि x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया है कि x प्लस 3 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर है। अब यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि ये फैक्टर है, लेकिन अगर हमें इसे चेक करना होगा तो हम क्या कहेंगे कि x प्लस 3 क्या फैक्टर है इसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि p ऑफ a को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा।
ये हमारा p ऑफ x दिया गया है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर हम इसको 0 के इक्वल कर दें, कब? p ऑफ a को। और p ऑफ a कैसे निकलता था? p ऑफ a निकलता था x प्लस 3 को 0 के इक्वल करने पर। जब हम x प्लस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी। तो यहाँ से p ऑफ a की जगह हमें क्या रखना है? -3 रखना है, या यहाँ से कह सकते हैं कि हमें x की जगह -3 रखना है। तो p ऑफ -3, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -3 प्लस 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, और ये इवन टाइम है तो प्लस हो जाएगा, माइनस इवन टाइम है, प्लस 5 मल्टीप्लाई -3 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर -15 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -15 एंड प्लस 6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 6 15 एंड 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि जब हमने p ऑफ a वैल्यू पुट की, जब हमने x प्लस 3 को 0 के इक्वल किया, तो x की वैल्यू हमें जो निकल के आई, जब हमने उस पॉलिनोमियल पर पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। और ये क्वेश्चन हम रिमाइंडर थ्योरम में भी कर चुके हैं। बस इसी रिमाइंडर थ्योरम का जो यूज था वो हमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में करना है। तो देखते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होता है, लेकिन उससे पहले एक हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 12। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो क्या होना चाहिए कि जब हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल करें और x की जो भी वैल्यू आए वो पॉलिनोमियल में पुट करने पर क्या हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो बोल ही दिया गया है कि x माइनस 1 फैक्टर है, तो अगर फैक्टर है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? 0 के इक्वल होगी। तो हम क्या कह सकते हैं? 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0। दूसरी बात क्या आई? दूसरी बात आई कि x माइनस 1 फैक्टर है इसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा? x की जगह पर 1 पुट करना पड़ेगा। जब हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी 1। तो जब हम x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो हमें k की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 ही आ जाएगा ये, प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई? -3। तो आपने देखा कि जो हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी उसका यूज करके कितनी आसानी से हमने k की वैल्यू निकाल ली। और यहाँ पे हमने फैक्टर थ्योरम का भी यूज किया है। कैसे यूज किया है? क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया था कि x माइनस 1 फैक्टर है, और जब x माइनस 1 फैक्टर होगा तो क्या होगा? p ऑफ a की वैल्यू क्या होगी? 0 के इक्वल होगी। क्या कहा गया कि x माइनस 1 फैक्टर होगा तो p ऑफ a की वैल्यू 0 होगी, और अगर p ऑफ a की वैल्यू 0 है तो क्या होगा? जो x माइनस a है, सॉरी यहाँ पर x माइनस a है, तो अगर p ऑफ a की वैल्यू अगर 0 है तो क्या होगा? x माइनस a विल बी द फैक्टर ऑफ p ऑफ a। दोनों वाइसे वर्सा हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टर तो हमने पढ़ लिया, फैक्टर से ही निकल के आता है फैक्टराइजेशन। उसे देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है सबसे पहले, फिर उसे समझते हैं। तो डेफिनेशन है राइटिंग अ नंबर और एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सेवरल फैक्टर्स। फैक्टर्स हमने निकाला था, जैसे हमने 15 का फैक्टर निकाला था तो हमें क्या क्या वैल्यू मिली थी? 3 5 1 और क्या 15। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 3 5 एंड 15, तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो अब हम
हम इसको कैसे कैसे अरेंजमेंट करें कि इनका मल्टीपल 15 आ जाए। तो हम देखते हैं कि 1 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर भी 15 आएगा। फिर उसके बाद अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी 15 आएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर दो क्या बन गए, पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन गए कि 1 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 15 आता है, और 3 को 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 15 आता है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब भी यही होता है कि राइटिंग अ नंबर और एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सेवरल फैक्टर्स। तो 15 को हम 1 और 15 के फैक्टर में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और 3 और 5 के भी प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। उसी तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होते हैं कि हम उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर वो उसके क्या हो, फैक्टर्स हो। जैसे कि अगर यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 2 के फॉर्म में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे हमने लिख दिया। अब भाई ये आता था हमें तो लिख दिया, लेकिन ये बात नहीं है, इसे भी सॉल्व करने का तरीका होता है, और वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमने इसको कैसे दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। वही हमें इस इंट्रोडक्शन पार्ट में स्टडी करना है। अब जैसे यहाँ पर एक नंबर था 15, आपने क्या किया, उसे रियल नंबर के फॉर्म में लिख दिया, रियल नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ पर जब पॉलिनोमियल मिला तब आपने उसे लीनियर नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, उसी तरीके से पॉलिनोमियल को भी हम लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल है x प्लस ए और x प्लस बी के प्रोडक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अभी आप इसे थोड़ा सा यहीं पर छोड़ दीजिए, अभी आपको आगे ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये यहाँ पर क्यों लिखा गया। नेक्स्ट पहले हम ये देखते हैं कि फैक्टराइजेशन करने के क्या क्या तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो हमने इसे कैसे फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, अब ये जो फैक्टर के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो इससे क्या एक और बात निकलती है कि x प्लस 3 विल बी द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्योंकि यहाँ भी तो ऐसे ही लिखा गया था कि 3 जो क्या है 15 का फैक्टर है, 5 15 का फैक्टर है, मल्टीपल के फॉर्म में लिखा है। उसी तरीके से x प्लस 3 इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है और x प्लस 2 भी इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, आपने पढ़ा हुआ था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और क्या पढ़ा हुआ था, रूट पढ़ा था। आपने पढ़ा था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड दूसरी चीज पढ़ी थी रूट। तो जो जीरोस और रूट्स होते हैं वो एक ही चीज होती है, और वो इसी फैक्टर से ही निकल के आती है। फैक्टर क्या होते हैं कि वो x प्लस के फॉर्म में लिखे होते हैं। जीरोस क्या निकल के आते हैं, जीरोस निकल के आते हैं हमारे रियल नंबर के फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर x प्लस 3 और x प्लस 2 है, तो हम क्या कहेंगे कि x प्लस 3 फैक्टर है। लेकिन अगर हम जीरोस निकालने की बात करेंगे तो हम x प्लस 3 को पहले 0 के इक्वल कर देंगे, तो हमें x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -3। तब हम कहेंगे कि -3 इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और x प्लस 2 जैसे फैक्टर है इस वाले पॉलिनोमियल का, तो अगर हमें ये भी 0 निकालना है तो क्या करेंगे, हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर देंगे, तो क्या आएगा, हमें x इज इक्वल टू -2 वैल्यू। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि -3 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ से आपको एक बात समझ में आएगी, और एक चीज और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर डिग्री 2 हो, अगर डिग्री 2 हो, तो उसके मैक्सिमम फैक्टर कितने हो सकते हैं, 2 मैक्सिमम फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और अगर डिग्री 3 हो तो मैक्सिमम फैक्टर कितने हो सकते हैं, 3 फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं कि फैक्टराइजेशन के क्या क्या मेथड हैं। तो मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, तो फर्स्ट मेथड है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड द नेक्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ये किस में यूज होती है? मोस्टली जो होती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूजफुल होती है। और बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम ये क्या है? फैक्टर थ्योरम जो है लीनियर एंड क्यूबिक इक्वेशन में यूज होती है। अब हम समझते हैं कि बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ये कौन सा मेथड है फैक्टराइजेशन करने का। तो देखते हैं इसे एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने के लिए हम बाय स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे। बाय स्प्लिटिंग मेथड में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें इस कांस्टेंट टर्म को देखना होता है। अच्छा, पहली बात जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमें क्या ध्यान में रखना होता है कि जो पॉलिनोमियल लिखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल की क्या होती है कि वो डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो। तो यहाँ पर डिग्री 2 हो गई, यहाँ पर डिग्री 1 हो गई और यहाँ पर डिग्री 0 हो गई, क्योंकि 6x की पावर 0 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जितने भी रियल नंबर होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है हमें कि हमें इस कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले नोट कर लेना होता है साइड में। उसके बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को नोट करना होता है। कैसे? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। जैसा साइन होता है उसी के साथ, साइन हमें चेंज नहीं करना होता है। जैसे अगर यहाँ पर 6 है प्लस साइन के साथ है तो ये प्लस साइन के साथ नोट किया गया है। यहाँ पे 1 कोफिशिएंट प्लस साइन के साथ है तो प्लस साइन के साथ इसे नोट किया गया है। अब क्या करना है कि ये मिडल टर्म पे बात आती है जिससे ये फैक्टर थ्योरम बनी है। हमें मिडल टर्म को भी यहाँ पर नोट कर लेना होता है। मिडल टर्म हमारा यहाँ पर 5 है। एक्स को या वेरिएबल को हमें नोट नहीं करना होता। अब क्या करना होता है, ए बी हम इसे 2 नंबर बोल देते हैं और ये a प्लस बी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना होता है कि हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आएगा मल्टीप्लाई होकर के 6। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिले और एडिशन करने पर हमें 5 मिले। तो सबसे पहले हम 6 की क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। तो हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर फैक्टर क्या क्या हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 6 हो गया। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिले? 6 मिले और एडिशन करने पर हमें 5 मिले। तो हमें 2 नंबर ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पर 2 और 3। अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 6 आएगा और ऐड करें तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई और b की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है कि 5 की जगह पर इन 2 नंबर को लिख देना होता है। यानी कि 5 की जगह पर a प्लस बी फॉर्म को लिख देना होता है। कैसे? देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 प्लस 3 लिखेंगे और x हमारा वैसा ही लिखा रहेगा प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना होता है ब्रैकेट को खोलना होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अच्छा, अब आपको ये थोड़ा डिफिकल्टी हो रही होगी कि इतनी जल्दी हमने कैसे फैक्टर्स निकाल लिए और इतनी जल्दी हमने कैसे नंबर्स चूज कर लिए। जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद इसके यूज टू हो जाओगे और आप ऑटोमेटिकली इनके आंसर निकालने लग जाओगे। तो बस इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, आपको नंबर्स के साथ खेलना होता है। तो यहाँ पर हमारा इस फॉर्म में आ गया ये। अब क्या करना है? हमें कॉमन लेना है। हमें इन 2 टर्म्स को एक साथ लेना है और इन 2 टर्म्स को एक साथ लेना है। अब क्या करना है? इन 2 टर्म्स में हमें एक कॉमन नंबर देखना है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? यहाँ पर हमें दिख रहा है कॉमन x। x यहाँ पर कॉमन है
कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, वैसे आप कॉमन लेना अच्छे से जानते हो, एक्स प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इन दो टर्म में कौन सा नंबर कॉमन है, तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 कॉमन आएगा, तो 3 को हम लिख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बात ध्यान रखनी होती है कि इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी x प्लस 2 है और यहाँ पर भी x प्लस 2 है, तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इनको नोट कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3। यहाँ पर जो भी साइन होगा उसी के साथ ही हम नोट कर लेंगे। अब देखते हैं ये दो जो वैल्यू आई हैं वो क्या हो गई, इस वाले पॉलिनोमियल्स की फैक्टर हो गए। हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कैसे, फैक्टर थ्योरम की हेल्प से, कि अगर ये दो नंबर्स या ये दो वैल्यू इस वाले पॉलिनोमियल की फैक्टर हैं तो x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इंडिविजुअली इसको क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, या फिर अगर इनको साथ में भी लिख दे तब भी डिवाइड करेंगे। दूसरी बार अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तब भी ये पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। तो आपने देखा कि ये है स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म मेथड। इस मेथड को सीखने के लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए हमने नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप उसे देखे, पार्ट 2 है। तो अब हम इसी क्वेश्चन को फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करके देखते हैं और पता करते हैं कि कौन सा मेथड ज़्यादा इफिशिएंट है। और ये बात वहाँ पर क्यों लिखी गई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फैक्टर थ्योरम इफिशिएंट नहीं है जबकि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड इफिशिएंट है। तो देखते हैं अब हमें इस पॉलिनोमियल में कौन सा मेथड अप्लाई करना है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब देखते हैं कि वो मेथड कैसे अप्लाई होगा। उस मेथड में हमें क्या करना होता है, इस 6 पर पूरा फोकस करना होता है, 6 पर, या कह सकते हैं इस कांस्टेंट पर हमें फोकस करना होता है, जो भी कांस्टेंट उस पॉलिनोमियल में दिया गया है। फिर 6 के हमें क्या करने होते हैं, फैक्टर्स निकालने होते हैं। हमें 6 के फैक्टर्स पता है, हमने अभी निकाले थे, तो क्या क्या थे, 1 था, 2 था, 3 था और क्या था, 6 था। अब यहाँ पर ये प्लस है और ये दोनों साइन में हो सकता है क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों साइन में आ जाएगा। अब आपको क्या हो रहा होगा, डिफिकल्टी हो रही होगी, कैसे, क्योंकि अगर हम -1 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या +6 नहीं आएगा, आएगा ना। या फिर -3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो +6 नहीं आएगा, आएगा। तो यही हमें सबसे पहले क्या करने होते हैं, हमें सबसे पहले फैक्टर्स उसके नोट डाउन कर लेने होते हैं। अब उसके बाद क्या करना होता है, बाय ट्रायल मेथड, बाय यूजिंग ट्रायल मेथड, मतलब हमें ट्रायल करना पड़ता है एक एक फैक्टर को। कैसे, फैक्टर थ्योरम में बोला गया था कि अगर किसी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर है तो उस वैल्यू को पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें यहाँ से अगर हम कह दें कि यहाँ पर ये जो -1 है ये क्या है, इसका जीरोज है, जीरोज है, क्योंकि फैक्टर क्या होगा, अगर ये ये -1 है, फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू यहाँ पे -1 आया है तो फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1 होगा, है ना। ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 फैक्टर होगा। तो हमें वही फैक्टर थ्योरम को यूज करके क्या करना है यहाँ पर, कि अगर x इज इक्वल टू -1 हम पुट कर दें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। अगर 0 हो गई तो क्या होगा, x प्लस 1 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो देख लेते हैं इसे सॉल्व करके। जब हम इसे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, x की जगह -1 रख रहे हैं, p ऑफ -1 इज इक्वल टू +5 ब्रैकेट में -1 प्लस 6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 -5 प्लस 6। तो आपने देखा यहाँ पर क्या आएगा, 6 + 1 7 -5 इज इक्वल टू 2। दैट p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0।
by which we can say that -1 is not the zeros of the polynomial or x plus 1 is not the factor of the polynomial. अब इसी तरीके से हमें यहाँ पर कितनी टोटल वैल्यू है, -1 है, +1 है, -1 है, +2 है, -3 है, +3 है, -6 है, +6 है, तो यहाँ पर टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 8 वैल्यू हो गई। और 8 वैल्यू को हमें इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो ये कितना लॉन्ग मेथड है। तो इसे इसीलिए इफिशिएंट मेथड नहीं माना जाता है। इसे इसीलिए क्या किया जाता है, क्यूबिक में ज़्यादा अप्लाई किया जाता है, क्योंकि क्यूबिक में क्या होता है कि मेरी जो स्टार्टिंग की वैल्यूज़ होती हैं वही हमें क्या दे देती हैं, फैक्टर्स दे देती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम स्प्लिटिंग मेथड का ही यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें पता है कि इसका हमने कैसे लिखा था, स्प्लिट करके लिखा हुआ था x+2 और x-3। वहाँ पे हमें क्या क्या इसके जीरोज मिले थे। जीरोज मतलब कि हमें रियल नंबर मिल रहा है। फैक्टर मतलब कि वो किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि अगर क्यूबिक में हुआ तो वो क्वाड्रेटिक भी उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, फैक्टर मतलब कि उस पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से वो डिवाइड कर दे। बार बार ध्यान में ये रखना कि फैक्टर वही होगा जो पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, रिमाइंडर उसमें 0 आए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं p ऑफ -2 वैल्यू पुट करके। जब हम p ऑफ -2 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में -2 प्लस 6। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि हम इवन टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -5 2 ज़ा 10 एंड प्लस 6। अब देख रहे हैं आप 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, 10 माइनस 10 कितना हो गया, 0। तो p-2 वैल्यू पुट करने पर या x की जगह -2 वैल्यू पुट करने पर कितना आया, 0 मिल गया। By this we can say that x plus 2 is the factor of this polynomial, क्योंकि अगर x की जगह वैल्यू क्या आई है, -2 आई है, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, ऐसे -2 रखेंगे। और जब -2 लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, x के साथ ऐड हो जाएगा, x plus 2 is equal to 0। देन x plus 2 will be the factor of x square plus 5x plus 6। इसी तरीके से जब हम ये यहाँ पर ये +3 है, इसी तरीके से जब हम x इज इक्वल टू -3 रखेंगे तब भी हमें पॉलिनोमियल का फैक्टर मिल जाएगा। अब आपको कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं भूलेगा, इसलिए वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड के कार्ड को क्लिक करें एंड नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए लेफ्ट साइड के कार्ड को क्लिक करें।